मुझे हैदराबाद में वहां के जो स्टूडेंट एसोसिएशन थी यूनिवर्सिटी की, उन्होंने एक धरना रखा कि तेलंगाना में जातीय जनगणना होनी चाहिए। मैं रतनलाल जी हैदराबाद गया, जो हमारे किरण गौड़ा हैं, जो ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे बुलाया और फिर वहां पे कई ओबीसी संगठन के लोग आए और उस समय हम लोग संविधान सम्मेलन कराते थे राहुल जी का। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए तेलंगाना में अब आपकी सरकार बन गई है और राहुल जी कहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो मैंने उनको एक ही बात कही कि साथियों, अगर कुछ सबसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई होता है तो वो होती है मां। बच्चे को मां से ज्यादा कोई प्यार नहीं करती है, कोई करता है तो बताओ। और मां कब दूध पिलाती है बच्चे को? जब बच्चा थोड़ा रोता है, नहीं तो मां को भी नहीं पता लग जाता कि बच्चे को दूध पिलाना है। तो कुछ करना होगा। उनसे मैंने कहा कि आप लोग इकट्ठे हों और कितने संगठन है जो जातीय जनगणना तेलंगाना में चाहते हैं? उन्होंने कहा जी सैकड़ों हैं। तो मैंने कहा सबको इकट्ठे करो। 10-15 दिन के बाद हैदराबाद में करीब 150 संगठन अपना लेटर हेड और अपने पदाधिकारियों के साथ एक ऐसे ही हॉल में इकट्ठे हुए और बड़ा लंबा कार्यक्रम शुरू चला। वो सुबह 9 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक का, और सबने लिखित रूप में लेटर हेड में लिख करके दिया। और वो पूरी की पूरी फाइल हमने जब न्याय योद्धा राहुल जी के सामने रखी तो यकीन मानना 7 दिन के अंदर अंदर तेलंगाना में जातीय जनगणना की घोषणा हो गई। और वो घोषणा होने के बाद मैं गर्व से कह सकता हूं कि आज तक की जितनी जातीय जनगणना हुई हैं उनमें सबसे ज्यादा साइंटिफिक तेलंगाना की जातीय जनगणना रही। 54 प्रश्न किए गए, सभी जातियों का सामाजिक आकलन करने के लिए, आर्थिक आकलन करने के लिए, शैक्षणिक आकलन करने के लिए, और उन प्रश्नों के उत्तर में उनकी क्या स्थिति है वो छिपी थी। आपको अगर 20,000 रुपए की जरूरत पड़ जाए तो आप कहां से लेंगे? तो जो सक्षम व्यक्ति होगा वो कहेगा मैं अपने दोस्त को फोन करूंगा, वो पेटीएम कर देगा। लेकिन अगर बहुत ही गरीब होगा तो कहेगा कि मैं साहूकार के पास जाऊंगा और 5 रुपए महीने के सैकड़े पे या 10 रुपए महीने के सैकड़े पे ब्याज लेके आऊंगा। तो इस तरह के 54 प्रश्न करके वो तेलंगाना की जातीय जनगणना हुई। उसके आंकड़े निकाले गए, हर जाति को नंबर दिए गए, जैसे परीक्षा में स्टूडेंट को नंबर दिए जाते हैं। और 215 जातियों का एक कंपोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स, एक मेरिट लिस्ट कह सकते हो आप जिस तरह से बनती है, वो बना। और राहुल जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तमाम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इस देश में एक क्रांतिकारी चीज लेके आना चाहते हैं, जिसका अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं तो कि जितना पिछड़ा उतनी मदद। क्योंकि ये एक मांग उठती है कि जो ज्यादा पिछड़े उन तक पूरी मदद नहीं पहुंचती। तो राहुल जी चाहते हैं कि जितना पिछड़ा उतनी मदद, और इस तरह का वहां पे एक फार्मूला वहां पे बन रहा है। 42% वहां का आरक्षण भी असेंबली ने पास कर दिया है। लेकिन आप जानते हैं कि कोर्ट उसमें उसको फंसा करके, भारतीय जनता पार्टी के जो नामांकित जज रहते हैं उन्होंने उनको फंसा दिया है। जब तक वो 9th शेड्यूल में नहीं आएगा तब तक लागू नहीं हो पाएगा। ये चीज हमें समझनी होगी। बाबा साहब का संविधान लागू हो गया, लेकिन वास्तविकता में क्या बाबा साहब का संविधान लागू है? नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं। कानून में 2 शब्द होते हैं, एक कहते हैं डी फैक्टो और एक शब्द होता है डी ज्योर। डी ज्योर यानी कानूनी रूप से क्या है, और डी फैक्टो यानी वास्तविक स्थिति क्या है। डी ज्योर कानूनी रूप से हमारे देश में बाबा साहब का संविधान लागू है, लेकिन डी फैक्टो अगर हम देखेंगे स्थिति वही है लगभग जो मनुस्मृति जब लागू थी वो थी। आज भी धन दौलत संपत्ति कहां है? ज्यादा उन्हीं लोगों के पास है जो मनुस्मृति जिनके बारे में बात करती है। आज भी मान सम्मान किनका ज्यादा है?
जन्म के आधार पर मान सम्मान दिया जाता है आज भी। और आज भी गरीब कौन है, शिक्षा में पिछड़ा कौन है, पदों में पिछड़ा कौन है? तो राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और पूरे देश में पैदल चले, गांव गांव से गुजरे, आम आदमी से मिले, तो उन्होंने एक चीज शिद्दत से महसूस की कि इस देश का जो पावर स्ट्रक्चर है, उस पावर स्ट्रक्चर में जो 90% दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, वो एब्सेंट है। अब पावर स्ट्रक्चर क्या होता है? हम क्या है कि हम रहते हैं कुओं में, रहते हैं अपने अपने कूप मंडूक है, और अपने कुएं में देखते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली मेंढक है, उससे बड़ी कोई चीज नजर नहीं आती। लेकिन कुएं से बाहर निकलेंगे तो पता लगेगा शेर भी है, हाथी भी है। तो ऐसे ही हम अपने कस्बों में, गांव में, शहरों में जिनमें रहते हैं, हमें लगता है कि ये थानेदार बहुत मजबूत है, ये एमएलए बहुत मजबूत है। वास्तविकता ये नहीं है। जो असली पावर है, जो असली शक्ति है, वो सुप्रीम कोर्ट में है। यानी तेलंगाना की असेंबली ने पास कर दिया 42% आरक्षण दिया जाए पिछड़ों को वहां पे, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपके लोग नहीं बैठे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में फंस गया। आप देखते हैं व्यापार में, संविधान में आपको पूरी छूट है कि कोई भी व्यापार कर सकता है। और अब मैं आपसे पूछूं तो आधे से ज्यादा लोग हाथ खड़ा कर देंगे, हम व्यापार करते हैं। लेकिन आप किस तरह का व्यापार करते हैं? हाँ, लेकिन किस तरह का व्यापार करते हैं? मैं एक ऐसे ही एक जाति के उसमें गया, महासभा जो होती है अलग अलग जाति की, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने सुना है कि एक विजय माल्या नाम का आदमी 25,000 करोड़ रुपए बैंक का लेके भाग गया? बोले हाँ जी सुना है। 3-4 नाम लिए, बोले जी सुना है। आपकी जाति का कोई लेके भागा? बोले सवाल ही नहीं पैदा होता, हमारी जाति तो बहुत ईमानदार है, हम तो देशभक्त जाति से हैं। फिर मैंने उनसे प्रश्न किया, एक नाम बताइए, आपकी जाति के 15 करोड़ लोग इस देश में बसते हैं, एक नाम बताइए जिसको 25,000 करोड़ का लोन आज तक मिला हो। एक भी नहीं। तो व्यापार अगर आपने करना है, छोटी मोटी दुकानदारी आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको 10,000, 5,000, 20,000 करोड़ का लोन नहीं मिलेगा, आप बताइए आपके किसी रिश्तेदार को मिला हो 10,000 करोड़ का लोन? तो मिलता ही नहीं है। तो ये जो पावर स्ट्रक्चर है, न्याय योद्धा राहुल गांधी जी इस पावर स्ट्रक्चर में, सुप्रीम कोर्ट में आपकी जाति का आज तक कोई बना है? कम से कम मैं जिस समाज से आता हूं, जिस जाति में मैंने जन्म लिया, मेरी जाति का आज तक सुप्रीम कोर्ट में एक जज नहीं बना। तो कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी जी की जो सोच है वो ये है कि पावर स्ट्रक्चर में, शक्ति संरचना जो है इस देश की, उसमें आपको पूरी भागीदारी मिले, और ये बहुत बड़ी सोच है। और जब कोई टक्कर लेता है मनुवादियों से, तो आप यकीन मानना पूरे ब्रह्मांड के मनुवादी एक होकर के उससे टक्कर लेते हैं। अभी आपने देखा, और आप में से बहुत लोग जानते हैं, कि जब कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण लागू किया बिहार में, तो कोई गलत काम किया था? जो संविधान में लिखा वही तो कहा था उन्होंने। लेकिन जाति सूचक गालियां दी गई उनको, उनकी माता को गाली दी गई, उनके जिस जाति से में उन्होंने जन्म लिया था उस जाति के आधार पे गालियां दी गई। तो राहुल गांधी जी के ऊपर आज 38 FIR है, और वो उनके निजी कारण से नहीं है। अभी दरभंगा में रतनलाल जी बिहार से आते हैं, अंबेडकर छात्रावास में दलित छात्रों की क्या स्थिति है वो जानने के लिए गए राहुल जी पे FIR हो गई। राहुल जी आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए ये जितना भी मनुवादी मीडिया है, मीडिया किसका है? ये उन्हीं पूंजीपतियों का है। जो टॉप के 1000 पूंजीपति हैं, उनमें आपका एक भी आदमी नहीं है, इस सच को स्वीकार कीजिएगा। उन्हीं के हाथ में मीडिया है। वो जब शाम को आप थक मान करके, थके हारे जब जाते हैं घर में, चाय का कप पीते हैं तो टेलीविजन पे चला देते हैं, और आप जो वो बोलते हैं उसको हम सच मान लेते हैं, उस जहर को हम पी लेते हैं। तो ये एक बहुत कठिन लड़ाई है। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि जो मशाल कभी कर्पूरी ठाकुर जी ने जलाई थी, आज वो मशाल न्याय योद्धा राहुल गांधी जी के हाथ में, वो इसको लेके चल रहे हैं। और बहुत जल्द हमें राहुल गांधी जी का साथ देना है। इस देश में न्याय का राज
कायम होगा। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, शैक्षणिक न्याय, सांस्कृतिक न्याय, धार्मिक न्याय, ये सबको मिलेगा। और पूरी ताकत से हम कांग्रेस के झंडे के तले, राहुल जी के बहादुर नेतृत्व में, खड़गे साहब जैसे हमारे जो एक बहुत ही तजुर्बेकार हमारे नेता हैं, हमारा सौभाग्य है, उनके नेतृत्व में चल करके हम इन कर्पूरी जी के अधूरे काम को हम पूरा करेंगे। और आखिर में मैं सिर्फ 2 लाइनें बोलूंगा कि इन अंधेरों में एक न एक शम्मा जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए, और एक किरण सच्चाई की, नूर की जुल्मात पे भारी होगी। रात मनुवादियों की सही, सुबह हमारी होगी।